नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं सिद्धाम। आज का हमारा टॉपिक है बैराठ। जब हम राजस्थान सभ्यता की बात करते हैं तो राजस्थान की सभ्यताओं में जो ये बैराठ स्थल है ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। जी हाँ, तो आज हम बैराठ के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम राजस्थान की सभ्यताओं की बात करते हैं तो ये राजस्थान की सभ्यताओं का जो टॉपिक है, राजस्थान के अधिकांश जितने भी कंपटीशन है, चाहे हम आरएस की बात करें, कॉलेज लेक्चर की बात करें, तो सभी के अंदर ये टॉपिक हमारा आता है जो बैराठ है और राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं। जब हम बैराठ की बात करते हैं तो ये जो बैराठ है ये वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है। जी हाँ, और ये बैराठ जो स्थल है ये कई समय से जुड़ा हुआ है। एक तो ये बैराठ स्थल जो है ये महाजनपद काल से भी जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये महाजनपद काल से भी ये जुड़ा हुआ है बैराठ जो है। और जब हम बैराठ की बात करते हैं तो बैराठ एक महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है जो बैराठ है, क्योंकि जब हम बात करते हैं पांडवों की, जब हम बात करते हैं पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास जो व्यतीत किया था वो यहीं पर बैराठ में ही व्यतीत किया था। जी हाँ, उस समय यहाँ के जो शासक थे वो विराट यहाँ के शासक थे। यहाँ के जो शासक थे विराट यहाँ के शासक थे। जी हाँ, तो यहीं पर उन्होंने व्यतीत किया था अपना अज्ञातवास, और जिसके हमें कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं। जी हाँ, जब हम भीम जी की डूंगरी की बात करते हैं तो वहां पर एक भीम तालाब वहां पर स्थित है जिसे भीम कुंड भी कहा जाता है। और उससे हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है, जब द्रौपदी को जब प्यास लगी थी तो उस समय भीम ने अपने जो पैर है अपना पैर देकर, अपना एड़ी देकर पीछे का, तो वहां पर एक तालाब उससे बनी थी, वहां पर तालाब जिसे भीम तालाब भी कहा जाता है। और यहां से हमें बौद्ध धर्म के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहां से बौद्ध धर्म के हमें स्तूप प्राप्त होते हैं, जो 6-7 कमरों के स्तूप हैं, तो बौद्ध धर्म के स्तूप भी यहां से प्राप्त होते हैं। एक प्रश्न और है, काफी बार यह राजस्थान की परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान में बौद्ध धर्म की जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो राजस्थान में जो बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त होती है वो बैराठ से ही प्राप्त होती है, क्योंकि बैराठ से ही हमें स्तूप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जी हाँ, यहीं से हमें स्तूप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतें हैं, लेकिन जो स्तूप जो बनाए गए हैं वो स्तूप ईंटों के बनाए गए थे। किसके बनाए गए थे? ईंटों के बनाए गए थे। तो वो जानकारी भी हमें यहीं से प्राप्त होती है। जी हाँ, अगली हम बात करें जिसमें अशोक को मगध अधिराज कहा गया है, जिसमें अशोक को मगध का राजा कहा गया है, वह जानकारी हमें प्राप्त होती है वे भाब्रू अभिलेख से प्राप्त होती है। और जो भाब्रू अभिलेख जो हमें प्राप्त होता है वो भी हमें बैराठ से प्राप्त होता है। और भाब्रू अभिलेख को 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने खोजा था। और उस भाब्रू अभिलेख जो अशोक का है वो अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख भी है। जी हाँ, वो अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है जो बैराठ से ही प्राप्त हुआ है। और उसी के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। और वर्तमान में जो ये भाब्रू जो अभिलेख है ये कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है वर्तमान में। जी हाँ, और अगली हम बात करें यहां से हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। यहां से हमें 36 सिक्के प्राप्त होते हैं। 36 हमें यहां से मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिनमें 8 पंचमार्क मुद्रा हैं। पंचमार्क उसे कहा जाता है कि जो भारत की प्राचीनतम जो मुद्राएं हैं जिन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है, जो ठप्पा मारकर बनाई जाती है, वो भी हमें इसी बैराठ से प्राप्त होती है। और हमें 28 यहां से इंडो ग्रीक शासकों की प्राप्त होती है। 28 जो है वो इंडो ग्रीक शासकों की प्राप्त होती है। और उन 28 में हमें जो 16 जो प्राप्त होती है वो मिनांडर की प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है? मिनांडर की प्राप्त होती है। तो आज हम इसी स्थल के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। जी हाँ, बैराठ स्थल के बारे में हम जानते हैं, बैराठ स्थल के बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले जो ये बैराठ है
ये जयपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है जो ये बैराठ है। जी हां। और यहां पर हम बातें करें, यहां से हमें बाणगंगा, हम बात करते हैं बाणगंगा, बाणगंगा, बाणगंगा यहां से एक यहां से नदी भी निकलती है बाणगंगा। जब यहां पर बरसात होती है, जब वर्षा होती है, तो उस समय बाणगंगा यहां से नदी निकलती है, नहर निकलती है यहां की पहाड़ियों से बाणगंगा। इस बाणगंगा की जब हम बात करते हैं तो इसे अर्जुन की गंगा भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा भी इसे कहा जाता है। ये इसी बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। जी हां, ये बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है और बैराठ की पहाड़ियों से निकलती हुई ये भरतपुर का जो केवलादेव अभ्यारण्य है वहां तक ये पहुंच जाती है। जी, केवलादेव अभ्यारण्य तक ये पहुंच जाती है और यहां की पहाड़ियों से ही ये निकलती है। ठीक है, अलवर होते हुए वहां तक पहुंच जाती है। अगली हम बात करें, जो ये बैराठ है यहां से हमें 3 पहाड़ी प्राप्त होती है। जब हम बात करेंगे, आज भी राजस्थान में जो छोटी छोटी सी पहाड़ियां जो होती है, जी हां, जो छोटी छोटी सी पहाड़ियां होती हैं, उन पहाड़ियों को डूंगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूंगरी कहा जाता है। और जिन पे वर्तमान में छोटी छोटी झाड़ियां भी होती है, ऐसा प्राप्त होती है। और हम बात करें, यहां से हमें बीजक की पहाड़ी प्राप्त होती है। बीजक की पहाड़ी भी हमें यहां से प्राप्त होती है। जी हां, बीजक की पहाड़ी प्राप्त होती है। अगला है, हमें यहां से भीम जी की डूंगरी भी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? भीम जी की यहां से हमें डूंगरी प्राप्त होती है। अगला है, हमें यहां से महादेव जी की, हमें यहां से महादेव जी की डूंगरी भी प्राप्त होती है। महादेव जी की हमें यहां से क्या प्राप्त होती है? डूंगरी भी प्राप्त होती है। ये छोटी छोटी सी 3 पहाड़ियां हैं। ये 3 पहाड़ियां हमें यहीं से प्राप्त होती है, इस बैराठ स्थल से प्राप्त होती है। कभी कभी परीक्षाओं में आपसे सीधा ये पूछ लिया जाता है कि जो भीम जी की डूंगरी है या बीजक की पहाड़ी है या महादेव जी की डूंगरी है, वो कौन से स्थल से संबंधित है? तो वो बैराठ स्थल से संबंधित है। ठीक है, ये हमें यहां से प्राप्त होते हैं। अब हम बात करें यहां से, यहां की जब हम बातें करते हैं, यहां से 1837 ईस्वी में, जी हां, यहां से 1837 ईस्वी में, कब? 1837 ईस्वी में। यहां से 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने, जी हां, यहां से 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने, किसने? कैप्टन बर्ट ने यहां से एक अभिलेख खोजा था जिसका नाम था भाब्रू अभिलेख। कौन सा अभिलेख खोजा है? भाब्रू अभिलेख यहां से खोजा है। ये किसने खोजा है? कैप्टन बर्ट ने खोजा है यहां से भाब्रू अभिलेख। और जो ये भाब्रू अभिलेख है, जो ये भाब्रू अभिलेख है, इस अभिलेख के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है, जी हां, जो ये भाब्रू अभिलेख है, इस भाब्रू अभिलेख के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि जो अशोक थे उसे मगध अधिराज कहा गया है। और इससे यह भी पता चलता है कि जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। किसमें? बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। इसके माध्यम से हमें यह भी पता चलता है जो ये भाब्रू अभिलेख है, और ये भाब्रू अभिलेख हमें यहीं से प्राप्त होता है। वर्तमान में ये जो भाब्रू अभिलेख है, वर्तमान में ये भाब्रू अभिलेख कलकत्ता संग्रहालय में है। कहां पर है? कलकत्ता संग्रहालय में ये रखा हुआ है वर्तमान में। काफी बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जो ये भाब्रू अभिलेख है वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो ये कलकत्ता संग्रहालय में वर्तमान में स्थित है। जी हां, वहां पर स्थित है कलकत्ता संग्रहालय में। ठीक है, अब ये हो गया ये भाब्रू अभिलेख। सबसे पहले यहां पर भाब्रू अभिलेख यहां से खोजा गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो ये बैराठ है। जी हां, ये जो बैराठ है, ये बैराठ महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। किससे? महाभारत काल से भी ये बैराठ जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में जो पांडव थे, जब पांडवों को वनवास दिया गया था, जी हां, जब पांडवों को वनवास दिया गया था, जब पांडवों को वनवास दिया गया था,
उस समय पांडवों ने जो ये वनवास जो व्यतीत किया था ये बैराठ में ही व्यतीत किया था। उस समय जो बैराठ के शासक थे, बैराठ के जो शासक थे, यहां के शासक विराट थे। बैराठ के जो शासक थे, बैराठ के शासक विराट थे और इन्होंने यहीं पर यह व्यतीत किया था अपना वनवास। पांडवों ने अपना जो वनवास जो व्यतीत किया था यहीं पर व्यतीत किया था और बैराठ के जो शासक थे विराट थे। क्या नाम था? विराट था। और हम बात करें इस विराट की, जब हम बात करते हैं, इसके जो मंत्री थे उसका नाम था कीचक था। कभी कभी आपने कीचक की कहानियां सुनी होंगी, तो कीचक इसका मंत्री था। जी हां, जो कीचक था, कीचक इसका मंत्री था। और ये कीचक के किस्से आज भी चल रहे हैं। जी नमस्कार गीता जी। तो जो कीचक के जो किस्से और जो कहानी है आज भी हमारे समाज में चल रही है। कभी आप अलवर की तरफ और ये जयपुर का और भरतपुर का जो क्षेत्र है, आज भी कोई अगर कोई ज्यादा ताकत का प्रदर्शन करता है तो आज भी उसके लिए कीचक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो ये कीचक थे ये रिश्ते में विराट के साले लगते थे। रिश्ते में विराट के ये क्या लगते थे? ये साले लगते थे। लेकिन इस कीचक ने एक गलती की थी। इसने क्या किया था? वो द्रौपदी का, जी हां, द्रौपदी का अपमान किया था। ये द्रौपदी पर इसकी गंदी नजर थी। और इसके बाद होता यह है कि जो भीम थे, जी हां, जो भीम थे, भीम ने इस कीचक की क्या कर दी? हत्या कर दी। जी हां, भीम ने इस कीचक की हत्या कर दी। हम बात करें जो ये विराट थे, जो ये विराट थे, विराट की जो पुत्री थी जिसका नाम था उत्तरा, जिसका नाम था उत्तरा। विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से किया था। जी हां, अभिमन्यु से किया था। इसका अपनी पुत्री उत्तरी का विवाह अर्जुन से किया था, अभिमन्यु से किया था विराट ने। और एक बात यह भी है, जो ये महाभारत जो काल था, जी हां, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान का कौन सा स्थल है जो महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, तो महाभारत काल से भी जो जुड़ा हुआ है यही स्थल जुड़ा हुआ है जो बैराठ है। ये महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। जी हां, तो ये उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से किया था जो अर्जुन के पुत्र थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यही की हम जब बात करते हैं, जो ये द्रौपदी थी, जो द्रौपदी थी, इस द्रौपदी को प्यास लगी थी। बताया जाता है कि द्रौपदी को प्यास लगी थी। जी हां, जब द्रौपदी को प्यास लगी तो यहां पर एक भीम जी की डूंगरी है, यहां पर एक भीम जी की डूंगरी है, यहां पर एक भीम जी की डूंगरी है और इस डूंगरी के ऊपर एक छोटा सा तालाब बना हुआ है। इस भीम जी की डूंगरी के ऊपर एक छोटा सा एक तालाब बना हुआ है। जब इस द्रौपदी को जब प्यास लगी थी, जी हां, जब इस द्रौपदी को जब प्यास लगी थी तो भीम जी ने क्या किया था? अपने पैर मारा था इस पर्वत पर और वहां पर पानी निकल कर आ गया था, वहां पर पानी निकल कर आ गया था। और ये भीम जी की डूंगरी आज भी यहां पर एक भीम तालाब स्थित है। जी हां, आज भी यहां पर भीम तालाब स्थित है। जी हां, आज भी यहां पर ये भीम तालाब स्थित है। तो ये भीम तालाब जो थी इसी तरीके से यहां पर ये हुई थी। ठीक है, अगली हम बातें करें, यहां पर आज भी जो यहां की नदियां जो निकलती है यहां की पर्वतों से, जिसे बाण गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाण गंगा कहा जाता है। इस बाण गंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा भी इस बाण गंगा को कहा जाता है। जी हां, क्योंकि आज भी ये अर्जुन के नाम से ये कनेक्ट है। अर्जुन के नाम से ये जुड़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो पांडव थे, पांडवों का यहां से एक इतिहास रहा है और पांडवों से ये क्षेत्र जुड़ा हुआ रहा है जो बैराठ है। जी हां, तो महाभारत काल से भी ये जुड़ा हुआ है।
कई हमें यहां से महाभारत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे भीम तालाब हमें प्राप्त होती है जो भीम जी के नाम से है। जो बाण गंगा है उसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। तो काफी चीजें जो है हमें यहां से प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि यहां पर पांडवों ने अपना वनवास व्यतीत किया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं महाजनपद काल की। जी हां, हम बात करते हैं महाजनपद काल की। हमारे पास जो महाजनपदों की जानकारी जो मिलती है, जी हां, बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुतर निकाय से प्राप्त होती है, अंगुतर निकाय से प्राप्त होती है। जी हां, और हम बात करें जैन धर्म का जो ग्रंथ है, जैन धर्म का जो ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, जैन धर्म का जो ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, तो हमें भगवती सूत्र से भी हमें प्राप्त होती है जानकारी 16 महाजनपदों की। कितनी? 16 महाजनपदों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो जब ये 16 महाजनपदों की हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो इन्हीं 16 महाजनपदों में एक मत्स्य महाजनपद स्थित था। कौन सा? मत्स्य महाजनपद स्थित था। इस मत्स्य महाजनपद में अलवर आता था, भरतपुर आता था, जयपुर का क्षेत्र आता था, करौली आता था और धौलपुर का क्षेत्र भी आता था। जी हां, तो हम बात करें ये जो मत्स्य महाजनपद था, राजस्थान में केवल एकमात्र महाजनपद स्थित था जो मत्स्य महाजनपद स्थित था। जब हम मत्स्य महाजनपद की बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो थी बेराट थी। तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो ये बेराट है, ये राजस्थान की जो सभ्यता जो बेराट है, ये बेराट है इस महाजनपद काल से भी जुड़ा हुआ था। जी हां, ये महाजनपद काल से भी जुड़ा हुआ है और ये महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे और किस किस से ये कनेक्ट है। ठीक है, हम बात करें यहां से ये मौर्य काल से भी जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मौर्य काल से। मौर्य काल की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में का कौन सा स्थल है जो मौर्य काल से संबंधित है, जहां से मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो वो स्थल बैराट है जहां से मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि यहां से हमें अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त होता है। कौन सा अभिलेख प्राप्त होता है? भाब्रू अभिलेख हमें यहीं से प्राप्त होता है अशोक का। जी हां, भाब्रू अभिलेख हमें यहीं से प्राप्त होता है अशोक का। इसे 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने खोजा है। किसने खोजा है? कैप्टन बर्ट ने खोजा है। और इसे 1840 ईस्वी में, जी हां, 1840 ईस्वी में इसे कलकत्ता संग्रहालय के अंदर रखा गया। कलकत्ता संग्रहालय के अंदर इसे रखा गया। जी हां, 1840 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भाब्रू जो अभिलेख है वो कहां पर स्थित है, तो ये कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। लेकिन यहां तक ही हमें नहीं रुकना है, हमें तो और कुछ भी जानना है। इस भाब्रू अभिलेख की मैं बात करता हूं तो इससे क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। इसमें अशोक को मगध अधिराज कहा गया है। मगध अधिराज कहा गया है कि जो अशोक थे वो मगध के राजा थे। कभी कभी सीधा प्रश्न पूछा जाता है भारतीय इतिहास में भी कि अशोक के बारे में ये जानकारी कहां से प्राप्त होती है कि वो मगध अधिराज थे, मगध के राजा थे। ये जानकारी हमें भाब्रू अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला है, इससे यह भी पता चलता है अशोक धर्म बौद्ध में आस्था रखता था। किसमें? बौद्ध में आस्था रखता था अशोक। यह भी हमें जानकारी जो प्राप्त होती है इसी भाब्रू से प्राप्त होती है। अगला, ये जो भाब्रू अभिलेख जो है ये अशोक का, जी हां, ये अशोक का सबसे बड़ा लेख है। जी हां, सबसे बड़ा लेख है जो अशोक का ये भाब्रू अभिलेख है, ये सबसे बड़ा लेख है। सबसे छोटा जो अशोक का लेख है वो रुम्मिनदई लेख है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त होता है, लेकिन ये अशोक का सबसे बड़ा लेख है। ऐसे प्रश्न भी आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि मौर्य काल से संबंधित राजस्थान में कौन सा स्थल है, तो याद रखना वो स्थल कौन सा है, वो स्थल होगा बैराट होगा, विराटनगर होगा वो स्थल। जी हां, इसके बाद हम आगे बातें करें। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की जानकारी, बौद्ध धर्म, अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की जानकारी राजस्थान में कहां से प्राप्त होती है, जी हां, तो हम बात करें यहीं से, इस बैराट से
6-7 कमरों का 6-7 कमरों का यहां से स्तूप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? स्तूप प्राप्त होता है। और जो ये स्तूप है ये मौर्य काल का है। कौन से काल का है? मौर्य काल का है। ऐसा प्रश्न काफी पूछे जाते हैं कि राजस्थान में बौद्ध धर्म की जानकारी कौन से स्थल से प्राप्त होती है, तो याद रखना उस स्थल का नाम है बेराट, जहां से मौर्य काल की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम बातें करें। यहां से जो ये स्तूप प्राप्त होता है, यहां पर पहाड़ है, पर्वतें हैं, चाहते तो यहां पर इन स्तूपों को पत्थरों से भी बना सकते थे, लेकिन हम अपवाद की बात करें, अपवाद की हम बात करें, यहां से जो अपवाद प्राप्त होता है वो ये है, ये स्तूप जो है ये ईंटों का बना हुआ है। ईंटों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ईंटों का बना हुआ है। अगर बात की जाए कि राजस्थान में बौद्ध धर्म की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो वो बैराट से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? बैराट से प्राप्त होती है। ठीक है, अगली हम बातें करें, हम बात करें यहां से हमें 36 मुद्राएं प्राप्त होती है। यहां से हमें 36 मुद्राएं प्राप्त होती है जो एक सूती कपड़े में लिपटी हुई है। जी हां, यहां से 36 मुद्राएं प्राप्त होती है जो सूती कपड़े में लिपटी हुई है। हम बात करें 8 जो मुद्राएं हैं, 8 जो मुद्राएं हैं ये पंचमार्क मुद्राएं हैं। कौन सी मुद्राएं हैं? पंचमार्क मुद्राएं हैं। जी हां, जिन्हें हम ये भी कह सकते हैं ये भारत की प्राचीन आहत मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? आहत मुद्रा है। जी हां, इसके बाद हम बात करें जो यहां से, इसके बाद जो यहां से 26 जो मुद्राएं हैं, कितनी? 26, ये इंडो ग्रीक शासकों की है। इंडो ग्रीक शासकों की मुद्रा है। इंडो ग्रीक शासकों की जो यहां से मुद्राएं हमें प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है? वो हमें 28 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 28 प्राप्त होती है जो इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं हैं। अब हम बात करें कि वो इंडो ग्रीक जिसे हिंद यूनानी कहा जाता है, वो इंडो ग्रीक शासक कौन से थे? हम बात करें यहां से जो 16 मुद्राएं प्राप्त होती हैं, यहां से जो 16 मुद्राएं प्राप्त होती हैं वो मिनांडर की प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है? मिनांडर की प्राप्त होती है। मिनांडर की यहां से 16 मुद्राएं प्राप्त होती है। जी हां, मिनांडर की यहां से 16 मुद्राएं प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि जो मिनांडर थे, जो यूनानी जो मिनांडर थे, जी हां, जिसके बारे में बौद्ध धर्म में भी जानकारी प्राप्त होती है, तो उसकी यहां से मुद्राएं प्राप्त होती है। शायद कुछ समय शासक उसका भी यहां पर रहा हो, क्योंकि मुद्रा उसके माध्यम से हमें यह पता चलता है। जो ये 8 जो मुद्राएं हैं ये चांदी की मुद्राएं हैं। किसकी मुद्राएं हैं? चांदी की मुद्राएं हैं, जो ये पंचमार्क मुद्राएं हैं। यहां से कुल 36 मुद्राएं प्राप्त होती है। इनमें 28 इंडो ग्रीक शासकों की है और उनमें जो 16 है वो मिनांडर की मुद्राएं हैं। किसकी मुद्राएं हैं? मिनांडर की मुद्राएं हैं। ठीक है, हम बात करें यहां से अकबर और जहांगीर के बारे में पता चलता है, क्योंकि यहां पर मुगल टकसाल भी थी। जी हां, यहां पर मुगल टकसाल भी थी, और ये जो टकसाल जो थी ये अकबर और जहांगीर के समय यहां पर मुगल टकसाल भी थी। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि कहां पर मुगल टकसाल थी, तो मुगल टकसाल जो थी यहां पर बैराठ में थी, जो अकबर और जहांगीर के समय की थी। जी हां, ऐसी भी हमें जानकारियां हमें प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम बात करें, हमें पता चलता है कि जो मिहिर कुल थे, जी हां, हमें पता चलता है कि जो मिहिर कुल जो थे ये कौन थे? हूण शासक थे। कौन से शासक थे? हूण शासक थे। जो ये मिहिर कुल थे, मिहिर कुल ने ही इसका पतन किया था। जी हां, मिहिर कुल के आक्रमण की वजह से इसका पतन हुआ है। किसके आक्रमण की वजह से? मिहिर कुल के आक्रमण की वजह से इस बैराठ का पतन हुआ है। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं सीधे कि इस बैराठ का जो पतन है वो किसकी वजह से हुआ है, तो वो मिहिर कुल के आक्रमण की वजह से इसका पतन माना जाता है। और हम बात करें 634 ईस्वी में, जी हां, 634 ईस्वी में जो हैनसांग थे, चीन के विदेश यात्री जो हैनसांग थे, हैनसांग यहां पर आते हैं। जी हां, चीन के विदेश यात्री हैनसांग यहां पर आते हैं, और हैनसांग ने यहां के बैल और भेड़ों को, जी हां, हैनसांग ने यहां के बैल और भेड़ों को, हैनसांग ने यहां के बैल और यहां के भेड़ों को क्या बताया था? विश्व प्रसिद्ध बताया था। क्या बताया था? विश्व प्रसिद्ध बताया था। हैनसांग ने यहां के बैल और भेड़ों को एक विश्व प्रसिद्ध बताया था हैनसांग ने। ठीक है, अब हम बात करें ये एक जो बैराठ है,
इसकी जो एक बार की बात करें, एक बार जो खोज हुई थी जब लेक के समय 1837 ईस्वी में कैप्टन बट ने भी इसका उल्लेख किया था। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद जो इसका मुख्यतः जो इसका उल्लेख होता है 1936 ईस्वी में, 1936 और 37, जी हां, एक बार इसका उल्लेख किया गया है 1936 और 37 में किया गया है। दयाराम साहनी ने, किसने? दयाराम साहनी ने भी इसका उल्लेख किया था, इसकी खुदाई प्रारंभ की थी। लेकिन 1962 और 63 में, 1962 और 63 में जो नील रत्न बनर्जी थे, कौन थे? नील रत्न बनर्जी जो थे, उसने इसकी खुदाई की थी। जी हां, नील रत्न बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी। जी हां, कैप्टन बर्ट ने 1837 में, कैप्टन बर्ट ने 1837 में, इसके बाद दयाराम साहनी ने, और इसके बाद नील रत्न बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी। और हम बात करें, इसी बेराट से हमें संख लिपि प्राप्त होती है। कौन सी लिपि प्राप्त होती है? संख लिपि जो हमें प्राप्त होती है, इसी बेराट से हमें संख लिपि प्राप्त होती है। कौन सी लिपि प्राप्त होती है? संख। और जब हम संख लिपि की बात करते हैं तो ये परीक्षाओं में संख लिपि काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो शंख लिपि है, शंख लिपि की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? जी हां, तो यहीं से प्राप्त होती है, बेराट से। और जो ये बेराट है महाभारत काल से, और हम बात करें महाजनपद काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से, और हम बात करें अकबर के समय, जहांगीर के समय की हम बात करते हैं, तो उसके समय से भी ये जुड़ा हुआ स्थल है जो हमारा बेराट था और जिस पर हम चर्चाएं हम कर रहे थे। जी हां, तो ये था हमारा बेराट स्थल जो राजस्थान में जयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।